हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम हिंदी में अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था और उसके बाद अप्रैल 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वापस ब्रिटेन चले गए। और इसी के साथ एक बात इंडियंस की समझ में आ चुकी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एट लीस्ट वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान किसी भी तरह का कोई भी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑफर करने के मूड में नहीं है। अब परेशानी की बात यह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियंस किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे। ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेजेंस इंडिया में होने की वजह से इंडियंस पर जापानीज अटैक का खतरा लगातार मंडरा रहा था। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि कैसे जापान साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की कॉलोनीज को हड़प रहा था। बात ये थी कि अगर जापान इंडिया पर अटैक करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिया के लोगों को भी नुकसान होता। और जापान का इंडिया पर अटैक करने का एक ही रीजन था, वो ये कि जापान और ब्रिटेन वर्ल्ड वार सेकंड में आमने सामने थे। गांधी जी भी इस बात को समझ रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में होना ही जापान के लिए एक ओपन इनविटेशन है कि आओ और इंडिया को इन्वेड कर लो। इसके अलावा वर्ल्ड वार सेकंड के चलते इंडियन इकोनॉमी की हालत खराब थी, चीज़ों का दाम आसमान छू रहे थे। यानी वर्ल्ड वार सेकंड में लड़ रहा था ब्रिटेन, मगर इंडिया पर उसके बहुत ही बुरे असरात हो रहे थे। अब गांधी जी के दिमाग में एक बात चल रही थी कि अगर इंडिया को जापानीज अटैक से बचाना है और इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना है तो किसी भी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुरंत बिना किसी देरी के इंडिया से भगाना पड़ेगा। अब जुलाई 1942 में क्या होता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है। यहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसको वर्धा रेजोल्यूशन या फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक कांग्रेस अब फिर से गांधी जी की लीडरशिप में एक मास मूवमेंट शुरू करने वाली थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर के ही कुछ लोग इस मूवमेंट को लॉन्च करने के फेवर में नहीं थे, जैसे सी राजगोपालाचारी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वार सेकंड में बिजी है और ऐसे वक्त में एक मास मूवमेंट लॉन्च करके हम उनके वार एफर्ट्स को वीक कर रहे हैं। और अगर बाई चांस वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन हार गया तो इंडिया को जापान या फिर जर्मनी आके इन्वेड कर लेंगे, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या होता है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक पे एक मीटिंग बुलाई। ग्वालियर टैंक को हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। इस मीटिंग में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया और नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने इस बार लोगों को क्लियरली बोला कि देखो, इस बार मैं प्रॉमिस करता हूं कि वाइसरॉय के साथ किसी भी तरह का कोई भी नेगोशिएशन नहीं करूंगा, क्योंकि अब उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी नहीं चाहिए था। और डू और डाई का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि या तो भारत के लोग भारत को आज़ाद करेंगे या फिर आज़ादी की कोशिश में इस बार शहीद हो जाएंगे। अब बैठ के तमाशा देखने का वक्त नहीं रहा। गांधी जी ने अपने भाषण में सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस, खासकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सोल्जर्स, पीजेंट्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। गांधी जी ने कहा कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपनी नौकरी ना छोड़े, बल्कि नौकरी में रहते हुए कांग्रेस को ओपनली सपोर्ट करे। सोल्जर्स भी अपनी पोस्ट ना छोड़े और ऐसे किसी भी ऑर्डर को मानने से मना कर दे जहां उन्हें अपने ही लोगों पर फायर करने के लिए कहा जाए। पीजेंट्स के लिए ये निर्देश थे कि वो लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दे। इसके साथ कांग्रेस ने ये भी क्लियर कर दिया कि देखो भाई, ऐसा तो हो सकता है कि मूवमेंट के दौरान ऐसा समय आ जाए कि कांग्रेस लीडरशिप लोगों तक अपने इंस्ट्रक्शंस ना पहुंचा पाए। अगर ऐसा होता है तो हर इंसान जो इस मूवमेंट का पार्ट बन रहा है वो खुद को आज़ाद नागरिक मान के अपना सही गलत खुद डिसाइड करे और अपना गाइड खुद बने। यानी अपा दीपो भव, जो बुद्धा की भी मैसेज है कि अपने गाइड खुद बनो। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। गांधी जी की स्पीच खत्म हुई, कुछ ही घंटे बीते थे कि पुलिस ने कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को उठाकर जेल में भर दिया। इनफैक्ट गांधी जी को भी नहीं बख्शा गया।
उनको भी जेल में डाल दिया गया। हालांकि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था आगा खान पैलेस में। सबसे पहले इस मूवमेंट में प्रेस को भी बैन कर दिया गया, उस पे ताले लगा दिए गए। गांधी जी के दोनों अखबार हरिजन और नेशनल हेराल्ड को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया, जबकि दूसरे अखबारों की पब्लिकेशन कुछ समय बाद चालू हुई। मूवमेंट शुरू होने के पहले 6-7 हफ्तों तक ये पूरे उबार पर था। पूरे देश से लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। बड़े लीडर्स तो सब जेल में थे, तो लोगों को संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हुआ। कई सारे पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया गया, पोस्ट ऑफिसेज, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी हमले हुए। कई सरकारी बिल्डिंग्स से ब्रिटिश फ्लैग्स हटाकर इंडियन फ्लैग लहराया गया। क्राउड बेकाबू हो गया था। ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश की गई। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए गए, ब्रिजेस तोड़ दिए गए। बच्चे स्कूल छोड़कर स्वदेशी पत्रिका और आर्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में लग गए। साथ ही साथ जहां भी मौका मिलता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को परेशान कर देते थे। ऐसे में खबर आई कि कई जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई है। इन जगहों पर आंदोलनकर्ताओं ने अपने लोकल एरियाज को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन आज़ाद कर लिया था। जैसे बिहार के तिरहुत डिवीजन से पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटी ही गायब हो गई थी ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के लिए। इसके अलावा बिहार के 10 नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के ऑलमोस्ट 80% पुलिस स्टेशंस को आंदोलनकारियों ने कुछ वक्त के लिए खाली करवा लिया था। महाराष्ट्र का सतारा तो बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद रहा। इसी तरह बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर 1942 में जातीय सरकार बनाई गई, जो सितंबर 1944 तक एग्जिस्ट करती रही। तो ये भी एक लंबे समय तक चली पैरेलल गवर्नमेंट थी। इसी तरह के केसेस यूपी के बालिया में भी देखने को मिले। कर्नाटका में भी टेलीग्राफ लाइन्स कट करने के अराउंड 1600 इंसिडेंट सामने आए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक्स हुए और टेलीफोन लाइन्स को भी जला दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे देश में ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रेक कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जो हाल किया वो देखने लायक था। ये बहुत ही ब्रूटल अटैक था। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2 से 4 हफ्तों के अंदर ही पूरा मूवमेंट शांत कर दिया और दिसंबर 1942 तक अराउंड 1 लाख लोग अरेस्ट किए जा चुके थे। पर इस बार मूवमेंट को सप्रेस करना इतना आसान नहीं था। गवर्नमेंट के इस ब्रूटल रिप्रेशन को देखते हुए भारतीय नेता छुप गए और इंडिया में अंडरग्राउंड नेटवर्क्स बनने शुरू हो गए और इसी के साथ एक नई लीडरशिप उभर के आई। ए पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण जैसे नए नेता देखने को मिले। इस अंडरग्राउंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड नेताओं को देश के कुछ बड़े बिजनेस मैन भी सपोर्ट कर रहे थे। उन दिनों अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो देखने को मिली वो थी कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट। इसे चलाया था उषा मेहता ने, जिन्हें उषा बहन भी बोला जाता है। उनकी मदद की थी ननका मोटवानी ने। ये एक्चुअली अमेरिका के शिकागो रेडियो के ओनर थे। उन्होंने इंडिया में अंडरग्राउंड रेडियो सेटअप करने में उषा मेहता जी की बहुत मदद की। ये ब्रॉडकास्ट बॉम्बे सिटी की अलग अलग लोकेशन से किया जा रहा था और इस रेडियो की फ्रीक्वेंसी मद्रास तक कैच हो रही थी। राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम दास और कृपलानी जैसे लीडर्स ने इस रेडियो स्टेशन से अपनी स्पीचेस के जरिए लोगों तक नेशनलिज्म की फीलिंग पहुंचाई। हालांकि नवंबर 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली इस रेडियो स्टेशन को ढूंढ निकाला। उसके बाद फरवरी 1943 में खबर आई कि गांधी जी ने जेल से 21 डेज का उपवास शुरू कर दिया है। गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें फोर्स कर रही थी कि देश में जो वायलेंस हो रहा है उससे कंडेम करे। लेकिन इस बार गांधी जी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने बड़े वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट में जेल से 21 डेज का फास्ट शुरू कर दिया। इस खबर ने जैसे पूरे मूवमेंट को एक नई एनर्जी दे दी। पूरे देश में हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक शुरू हो गई। लेकिन गांधी जी की हालत पहले से खराब थी और ऐसे में उनके फास्ट को लेकर पूरे देश में कंसर्न था। हजारों लोगों ने आगा खान पैलेस को घेर लिया जहां गांधी जी कैद थे। लाखों की तादाद में गवर्नमेंट के पास लेटर्स आने लगे कि गांधी जी को रिलीज कर दिया जाए। सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि विदेशी अखबारों में भी गांधी जी के रिलीज की डिमांड छपने लगी और इसी डिमांड को लेकर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 इंडियन मेंबर्स ने रिजाइन तक कर दिया।
उनके नाम थे MSNA, NR सरकार और HP मोडे। कमाल की बात यह है कि ये तीनों मेंबर्स क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रूटली इंडियंस पर डंडे बरसा रही थी तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि गांधी जी की तबीयत खराब हुई और वो फास्ट कर रहे हैं, तो उन्हें डर था कि कहीं गांधी जी को कुछ ना हो जाए और इस पाप में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साझेदार न बन जाए। एनीवेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और गांधी जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिलीज कर दिया गया ताकि उनका सही से इलाज हो सके। इसके बाद मूवमेंट धीरे धीरे धीमा पड़ गया। नेशनलिस्ट्स इस बात से काफी निराश थे क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट से लोगों को काफी उम्मीदें थी। ये तो सच है कि क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स को तुरंत भारत से भगा नहीं सका, लेकिन उस मूवमेंट ने देश को आज़ादी के लिए तैयार कर दिया। देश में नेशनलिज्म की भावना काफ़ी बढ़ गई थी। पब्लिक मोरल और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट दोनों अपने पीक पर थे। अब लोगों को ये यकीन हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक भारत पर रूल नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं उन ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस की जो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे कुछ ग्रुप्स के नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लॉजिक ये था कि वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन USSR के साथ मिलकर लड़ रहा है और क्योंकि USSR एक कम्युनिस्ट कंट्री है तो CPI भी ब्रिटेन को वार में हेल्प करना चाहती थी। इसीलिए CPI क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का तो आपको पता ही है, उन्हें चाहिए था सिर्फ पाकिस्तान, जैसे तैसे करके बस पार्टीशन हो जाए और उन्हें पाकिस्तान मिल जाए। इसके अलावा उन्हें किसी बात से मतलब नहीं था। क्विट इंडिया मूवमेंट में तो उन्हें पाकिस्तान मिलने वाला नहीं था, इसीलिए वो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट मुस्लिम लीग ने अपने फॉलोअर्स को ये तक भी कह दिया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के चक्कर में मत पड़ो, जाकर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो और ब्रिटिश को वार में मदद दो। इसके अलावा इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनका भी इस मूवमेंट में कोई विश्वास नहीं था। तो ये थी क्विट इंडिया मूवमेंट। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी बहुत सारे लेक्चर्स डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।